वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सुबह सवेरे 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। रोजाना सुबह 7 बजे मंडे टू सैटरडे हम लोग मिलते हैं और इस शो में हम चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। उद्देश्य यही है आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, जिससे एग्जाम में आप पॉलिटी के सवाल 99% एक्यूरेसी के साथ कर सकें। यहाँ पर मैं 4 सवाल शामिल करता हूँ। इन 4 सवालों के पीछे मैं आपको 40 बातें बताता हूँ। ये सिर्फ 4 सवाल नहीं हैं, बल्कि वो 40 बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी हैं, जो वन लाइनर फैक्ट के लिए ज़रूरी हैं। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि इस सेशन के माध्यम से मैं जितना जितना मेरे अंदर है उतना ज्ञान मैं आपको दे सकूं। मतलब जिस प्रश्न को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ उस प्रश्न से संबंधित जो भी बातें मुझे पता रहती हैं वो सारा का सारा मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। यानी प्रश्नों का पोस्टमार्टम होता है एक तरीके से, ऐसे समझ लीजिए। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ। अगर मैं अच्छे तरीके से आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी में फेल हूँ। लेकिन एक बात मैं इसमें ऐड करूंगा कि आपकी भी ये जिम्मेदारी बन रही है कि आप इसे अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें, लेकिन ये आपकी श्रद्धा पर है। आप चाहें तो शेयर करें या नहीं, लेकिन कर दीजिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे हाँ, एक तरफ कह रहे हैं कि चाहें तो करें ना करें, एक तरफ कह रहे हैं कर दीजिएगा। खैर बिल्कुल ही आपकी श्रद्धा पर ही है। यदि आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसद के दोनों सदनों को समान विधायी शक्तियां प्राप्त है। बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैव इक्वल लेजिस्लेटिव पावर्स। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने की शक्ति है, यानी राज्यसभा हैव अ पावर टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति प्राप्त है। थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की भूमिका सीमित है, यानी मनी बिल की रेस्पेक्ट में राज्यसभा की जो भूमिका है वो लिमिटेड है। यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट आपका लिखा उसका मतलब ये मत समझिएगा कि राज्यसभा बना रही है। इस सेंटेंस का सेंस ये है कि राज्यसभा को न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन से रिलेटेड कुछ शक्तियां प्राप्त है। राज्यसभा बनाती नहीं है, राज्यसभा संसद को अथराइज करती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो खैर इस सवाल की थोड़ा सा व्याख्या हम लोग समझते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि संसद के दोनों सदनों में ज़्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिन मामलों में लोकसभा को एक्सक्लूसिव पावर है और कुछ मामले ऐसे हैं जिन मामलों में राज्यसभा को एक्सक्लूसिव पावर है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में दोनों समान शक्तियां रखेंगे। जैसे ऑर्डिनरी बिल की यदि आप बात करें, साधारण विधेयक की, तो साधारण विधेयक के मामले में भी लोकसभा राज्यसभा दोनों को समान शक्ति प्राप्त है, जब तक संयुक्त अधिवेशन न बुला लिया जाए। अब संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा मजबूत हो जाती है। कैसे मजबूत हो जाती है? क्योंकि भाई जब संयुक्त अधिवेशन आया गया तो लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ आएगी, और लोकसभा का जो नंबर है वो 543 है, राज्यसभा का जो नंबर है वो 545 है। तो ऐसे में लोकसभा में संख्या ज़्यादा है ना, तो स्ट्रेंथ के मामले में लोकसभा क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। तो सामान्य विधेयक के मामले में वैसे तो दोनों को समान शक्तियां हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन के मामले में, ज्वाइंट सिटिंग के मामले में लोकसभा मजबूत हो जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं, धन विधेयक। तो मनी बिल के मामले में लोकसभा को ज़्यादा शक्तियां हैं, मनी बिल के मामले में राज्यसभा गौर सदन है। क्योंकि धन विधेयक आता लोकसभा में है, सिर्फ लोकसभा में आता है। मनी बिल को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा मनी बिल को न तो रिजेक्ट कर सकती है, न तो अमेंड कर सकती है, बल्कि संशोधन की सिफारिश कर सकती है लोकसभा को। वो भी लोकसभा चाहे तो माने और चाहे तो न माने, संशोधन के लिए प्रपोज कर सकती है। तो ऐसे में धन विधेयक के मामले में लोकसभा मजबूत सदन है और राज्यसभा गौड़ सदन है। मेंस में भी सवाल आता है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा गौड़ सदन है, चर्चा कीजिए। राज्यसभा की यदि कुछ एग्जांपल्स देखें तो कुछ मामलों में राज्यसभा के पास भी एक स्पेशल पावर है, लाइक 249, लाइक 312। तो 249 और 312 क्या है? 249 ये है कि देखिए, राज्य सूची का मतलब होता है एक ऐसी लिस्ट जिस पे लॉ बनाने की पावर राज्य की है। तो अगर आपसे मैं कहूं कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भारत में कानून कौन बनाता है, तो राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाएगा। क्या संसद राज्य सूची के विषय पर जनरली लॉ बना सकती है सामान्यतः? तो आप जवाब देंगे नहीं। लेकिन क्या कुछ स्पेशल सर्कमटेंसेज हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है? हाँ। और उसी परिस्थितियों में एक परिस्थिति है 249। यदि राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पास करके स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दे, यानी राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, तो ऐसे में संसद उस विषय पर लॉ बना सकती है। ये है 249। तो ये राज्यसभा की स्पेशल पावर। 312
न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन में। 312 के बारे में अभी मैं बता दे रहा हूं, लेकिन पहले स्टेटमेंट पर आते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है संसद के दोनों सदनों को समान विधायी शक्तियां। नहीं भाई, हर मामले में समान नहीं। जैसे संविधान संशोधन अधिनियम, तो संविधान संशोधन अधिनियम के मामले में लोकसभा राज्यसभा दोनों को समान शक्ति है। ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक के मामले में दोनों को समान शक्ति है, जब तक ज्वाइंट सिटिंग न बुला लिया जाए, जब तक संयुक्त अधिवेशन न बुला लिया जाए। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवा। तो बिल्कुल मेरे भाई, अखिल भारतीय सेवाएं यानी ऐसी सेवाएं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इन तीनों की तरह अगर किसी भी प्रकार की चौथी ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है तो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को यह शक्ति है कि राज्यसभा अपने यहाँ उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को यह शक्ति दे। और यदि राज्यसभा संसद को ऐसी शक्ति देती है तो संसद नई ऑल इंडिया सर्विसेज, नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, दूसरा सही है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की भूमिका सीमित है। तो जी हाँ, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की भूमिका सीमित है। अभी मैंने आपको बताया, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड एंड थर्ड दोनों आपका क्या है? राइट, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। द वर्ड सेकुलर वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड इज डीलिंग दैट भारतीय धर्मनिरपेक्षता पूर्णतः पृथक्करण पर आधारित है। इंडियन सेकुलरिज्म इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट वॉल ऑफ सेपरेशन। तीसरा कह रहे हैं राज्य धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकता है। द स्टेट कैन इंटरवीन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इस थर्ड स्टेटमेंट का मतलब बस आप इतना समझिए कि राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं, बस आप ये सोच के जवाब दीजिए। तो खैर अगर आप सेकुलर की बात करें तो मेरे भाई समझिएगा, राज्य और धर्म को जब अलग किया जाता है, राज्य और धर्म को अलग करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि राजनीति और धर्म को जब अलग किया जाता है तो उसी को हम सेकुलरिज्म कहते हैं। अलग करने की भावना का निर्माण इसीलिए हुआ क्योंकि भाई अगर किसी राजनीति में या राज्य के संचालन में धर्म का बोलबाला रहा तो जिस धर्म का बोलबाला रहेगा उसी की चलेगी, बाकी धर्मों का शोषण होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, धर्म अपने आप को अपडेट नहीं करता, धार्मिक किताबें अपने आप को अपडेट नहीं करती और समाज में अपडेशन चाहिए नियमों में। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप स्वतंत्र हुआ भारत तो भारत देश में साइबर ही नहीं था, लेकिन आज साइबर क्राइम भी है। और अगर नियमों में परिवर्तन नहीं होते हैं तो वो नियम परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं, कोई भी नियम क्यों ना हो, है ना। कल को आप जो है चिट्ठी भेजते थे, पकड़ी जाती थी, लाठी खाते थे। आज इधर से मिसयू भेजते हैं, उधर से ब्लॉक हो जाते हैं। कितना परिवर्तन है। तो समाज में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के अनुसार नियमों में भी परिवर्तन जरूरी है। और अगर आप ये जानते होंगे कि धर्म में परिवर्तन ना के बराबर है और धार्मिक किताबों में परिवर्तन ना के बराबर है, तो अगर धार्मिक किताबों के अनुसार शासन चलाया जाएगा तो आप स्वयं थोड़ा सा धर्म से बाहर हट के सोचिए कि क्या आज के दौर में वो रेलिवेंट यानी प्रासंगिक होगा? नहीं होगा। इसीलिए एक नई विचारधारा ने जन्म लिया कि भाई धर्म और राजनीति अपने अपने रास्ते चलें, धर्म अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। और यही धर्म और राजनीति जब अपनी अपनी जगह चले, दोनों में ब्रेकअप हुआ। किसमें? धर्म और राजनीति दोनों में जब ब्रेकअप हो गया तो इसी को एक शब्द के नाम से जाना गया जिसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, या सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता। तो धर्म और राजनीति अलग। अब अलग अलग देश अपने अपने अनुसार ऐसा इसको अलगाव देते हैं। जैसे पश्चिमी देशों में अगर आप देखेंगे तो धर्म और राजनीति एकदम प्योर सेपरेट है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर प्रियोरिटी भी देनी होगी तो स्टेट को देंगे, न कि रिलीजन को। जैसे फ्रांस, तो उसे निगेटिव सेकुलरिज्म कहते हैं, जहां धर्म और राजनीति में प्योर सेपरेशन होता है, पूरी तरीके से अलगाव, तटस्थता, प्योर सेपरेशन, तो उसे निगेटिव सेकुलरिज्म कहते हैं। और एक सेकुलरिज्म ऐसा होता है जो भारत में है, जिसे पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहते हैं, जिसमें प्योर तटस्थता नहीं है बल्कि सर्वधर्म संभावा। सर्वधर्म संभावा यानी सभी धर्मों को समान सम्मान देंगे, सभी धर्मों को समान आदर देंगे, किसी एक धर्म को वरीयता नहीं देंगे, लेकिन सभी धर्मों को समान सम्मान देंगे। तो मेरे भाई यहां पर क्या लिखा हुआ है संविधान में? सेकुलर वर्ड। तो सेकुलर वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान सेकुलर नहीं था। बहुत सारे ऐसे प्रावधान संविधान के, जैसे 25 से लेकर 28 तक के प्रावधान, ये दिखाते हैं कि भारत सेकुलर कंट्री था और आज भी सेकुलर है। हालांकि सेकुलर वर्ड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रियम्बल में जोड़ा गया
42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, इसी में सेकुलर भी। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ज़्यादा अंतर वाली बात नहीं होती है। भारत देश में हिंदी वर्जन में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि भारत देश में बहुत सारे धर्म ही नहीं है, भारत देश में बहुत सारे पंथ भी हैं, यानी बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं, जैसे आदिवासी हो गए, ट्राइब्स हो गए, तो उनके अपने अलग कल्चर हैं। तो भारत सिर्फ धर्मनिरपेक्ष ही नहीं है, बल्कि भारत पंथ निरपेक्ष भी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भारत का अपना कोई विशेष ना तो धर्म होगा ना तो पंथ होगा। भारत ना तो किसी एक धर्म को वरीयता देगा ना तो किसी एक पंथ को वरीयता देगा, यानी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देगा, बल्कि भारत सर्वधर्म संभावा, सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगा। भारत में सभी को धर्म की स्वतंत्रता होगी, चाहे हम हो चाहे एलियन हो, सबको धर्म की आज़ादी होगी और किसी एक धर्म के साथ कोई प्रिविलेज या वरीयता नहीं होगी। भारत का कोई अपना नेशनल ऑफिशियल यानी राजकीय राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। यह है इंडियन सेकुलरिज्म। अब यहां पर एक सवाल उठता है, क्या भारत रिलीजन में हस्तक्षेप कर सकता है? तो इसका जवाब है जी हां, यदि धर्म की वजह से कोई सामाजिक बुराई क्रिएट होती है। सती प्रथा बैन हुई ना, नरबली बैन हुआ ना, ट्रिपल तलाक बैन हुआ ना, तो धर्म की वजह से अगर कोई सामाजिक बुराई क्रिएट होती है तो धर्म में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो पहला लिखा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक लिखा है। दूसरा धर्मनिरपेक्षता पूर्ण पृथक्करण, तो भारत देश में पूर्ण पृथक्करण नहीं है, बल्कि भारत देश का सेकुलरिज्म पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, जो किस पर आधारित है मेरे भाई? सर्वधर्म संभावा पर आधारित है। ठीक है, तो सेकंड गलत हो जाएगा। राज्य धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकता है, जी हाँ। देखो, धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक होता है धर्म का अनिवार्य पक्ष, कंपल्सरी एक्सपेक्ट, यानी पूजा करना धर्म का अनिवार्य पक्ष है, उसमें हस्तक्षेप जनरली नहीं होता। और एक होता है सोशल एक्सपेक्ट, यानी धर्म का सामाजिक पक्ष। धर्म का सामाजिक पक्ष का मतलब है पूजा कहाँ करना है, पूजा करना अनिवार्य पक्ष है, पूजा कहाँ करना है सामाजिक पक्ष है। तो पूजा कहाँ करना है इसमें हस्तक्षेप हो सकता है। अगर वहां दंगा हुआ है तो वहां पूजा नहीं करने देंगे, कोविड के दौरान मंदिर के कपाट बंद रहे, तो सामाजिक पक्ष में हस्तक्षेप हो सकता है। धर्म की वजह से कोई सामाजिक बुराई क्रिएट हो रही तो उसमें हस्तक्षेप हो सकता है। और सेकुलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एसआर बम्बई केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। और आप जानते हैं कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं हो सकता। तो खैर, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला आपका बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, थर्ड वाला भी सही है, तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को न्यायोचित और प्रवर्तनीय बनाने का निर्णय लिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड टू मेक फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सिएबल। ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है कि सभी मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार से संबंधित सवाल है। मौलिक अधिकार आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, 12 से लेकर 35 तक। इनका उद्देश्य है टू इंश्योर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार जरूरी होते हैं वो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हैं, सिटीजन्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकारों के पहले मौलिक क्यों लगा जानते हैं? आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा फंडामेंटल किसे समझते हैं? कुछ लोग अपने जीवन में सबसे ज़्यादा फंडामेंटल कैरियर को समझते हैं, कुछ लोग परिवार को समझते हैं, कुछ लोग नशा को समझते हैं, कुछ लोग अपनी सोना बाबू को समझते हैं। तो जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही आपके जीवन में प्रायोरिटी वाला है, वही नंबर 1 प्रायोरिटी रख रहा है। तो पहली प्राथमिकता आप जिसे देते हैं जीवन में वही फंडामेंटल है। अधिकारों में जो सबसे ज़्यादा जरूरी रहे, अधिकारों में ऐसी बातें जो सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली हैं, आपके लिए आपकी सबसे बड़ी हितैषी हैं, उनको संविधान के भाग 3 में रखा गया और इसीलिए उनको फंडामेंटल राइट के नाम से जाना गया, यानी मौलिक अधिकार के नाम से जाना गया। और मौलिक अधिकार मेरे भाई ऐसे अधिकार होते हैं देखिए, फंडामेंटल राइट की कुछ विशेषताएं मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि ये कौन से भाग में है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 तक कितने भागों में वर्गीकृत हैं? 6 भाग में मेरे भाइयों वर्गीकृत है। फंडामेंटल राइट गारंटीड है, यानी इस पर गारंटी मिली हुई है। हनन के मामले में आप डायरेक्ट टिंग टिंग करके कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये न्यायोचित है, न्यायोचित, या इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है जस्टिसिएबल, इन्फोर्सिएबल, या इसी की एक पर्यायवाची होती है प्रवर्तनीय है।
प्रवर्तनीय हैं, न्यायोचित हैं या वाद योग्य हैं, ये तीनों सेम ही टर्मिनोलॉजी है। जस्टिसिएबल, इन्फोर्सिएबल हैं, इसका मतलब ये है कि इन्हें कोर्ट में जाके आप क्लेम कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ है कि सुबह आप सो के उठोगे तो आपको एक रसगुल्ला मिलेगा, और रसगुल्ला आपको नहीं मिल रहा है तो आप टिंग 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 करके कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो न्यायोचित हैं, जस्टिसिएबल है। मौलिक अधिकार भारत देश में अमेरिका से प्रेरित होकर आए हैं, यूएस से प्रेरित होकर आए हैं। ज़्यादातर मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति होती है वो निगेटिव होती है, यानी नकारात्मक होती है, क्योंकि ये राज्य के लिए बाध्यकारी हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट है चोरी मत करो, एक स्टेटमेंट है गरीब की मदद करो। चोरी मत करो निगेटिव है, क्योंकि चुट्टाई नहीं करनी है, चुट्टाई करोगे तो कूटे जाओगे, यानी बाई लॉ पनिश किए जाओगे। लेकिन गरीब की मदद चाहे तो आप करो, चाहे तो आप ना करो। तो ये इस तरह से लिखे हुए हैं ज़्यादातर राज्य के लिए, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, तो इसलिए निगेटिव कहा जाता है कि ज़्यादातर मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है वो कैसी है, नकारात्मक है, यानी निगेटिव है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, जी हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है, लेकिन मूल ढांचा छेड़ा नहीं जा सकता। सस्पेंड हो सकते हैं, जी हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार सस्पेंड हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट के। सवाल पर आते हैं, संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को न्यायोचित और प्रवर्तनीय बनाने का निर्णय लिया था। बिल्कुल, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसा प्रावधान था कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं, 226 से हाई कोर्ट और 32 से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो पहला सही लिखा है। दूसरा क्या है, सभी मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को, जी नहीं भाई, सम फंडामेंटल राइट्स आर एक्सक्लूसिव फॉर सिटीजन, 15, 16, 19, 29, 30। सम फंडामेंटल राइट्स आर एक्सक्लूसिव फॉर सिटीजन, यानी कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, यानी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को उपलब्ध है। सभी मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। क्या इसमें क्या लिखा है, सभी मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। सवाल, स्टेटमेंट समझिएगा जरा सा, अगर इसमें लिखा होता कि सभी मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, तब ये गलत हो जाता। लेकिन क्या लिखा है, सभी मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, तो बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं, लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ध्यान से समझिए, नागरिक वो होता है जिसको सारे पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स मिले। नागरिक वो होता है जिसको सारे राजनीतिक अधिकार और सारे नागरिक अधिकार मिले, वो नागरिक है। और नागरिकों को सारे मौलिक अधिकार मिलते हैं, सारे लीगल राइट मिलते हैं, सारे राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, सारे नागरिक अधिकार मिलते हैं, सब मिलता है नागरिकों को। लेकिन विदेशियों को भी क्या अधिकार प्राप्त है, हाँ प्राप्त है। कोई विदेशी आएगा तो मार डालोगे क्या, आर्टिकल 21 उसको भी दोगे ना, फेयर ट्रायल उसको भी दोगे ना, अजमल कसाब के लिए भी ट्रायल हुआ ना, तो विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन सब प्राप्त नहीं। यहाँ क्या लिखा है, सभी मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही उपलब्ध होते हैं, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया है कि पॉलिटी के सवालों में कहीं ओनली लिखा हो, कहीं ऑलवेज लिखा हो, कहीं सिटीजन लिखा हो, कहीं पीपल लिखा हो, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हो, तो वहाँ कजरौटा कॉन्सेप्ट लगता है, यानी वहाँ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखनी है, वहाँ जाल होने की संभावना होती है। तीसरा, चलो, मौलिक अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ध्यान रखना मेरे भाई, कभी भी अधिकार असीमित नहीं दिए जा सकते। अगर आपको अधिकार असीमित मात्रा में दिए जाएंगे ना तो आप मनमानी करेंगे। अगर आपको बोलने का अधिकार दे दिया जाए और कोई प्रतिबंध न लगाए, आप पूरे जमाने की वेब सीरीज बना देंगे। आप गरियाते हुए चलेंगे, जिसको मन कहे उसके गरियाएंगे, और गरियाएंगे उसके बाद मान लो सामने वाले ने कुछ बोला तो आप कहेंगे यार अनुच्छेद 19 है हमारे पास, अभिव्यक्त की आज़ादी। तो आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक आप सामने वाले की स्वतंत्रता को भंग नहीं करते हैं। तो अधिकारों पर प्रतिबंध बहुत जरूरी हैं, क्योंकि असीमित अधिकार मनमानी पैदा करते हैं। अनलिमिटेड राइट्स क्या करते हैं, मनमानी पैदा करते हैं। इसीलिए अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, तार्किक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों का एक लक्षण ये भी है कि फंडामेंटल राइट्स आर अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो पहला भी सही है, सभी मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं, ये भी सही है। संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को न्यायोचित और प्रवर्तनीय बनाया, ये भी सही है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सारा इसमें क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे, समझ गए ना भाई। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संविधान के अनुच्छेद 74 क्लॉज 2 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अंडर आर्टिकल 74 क्लॉज 2 द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सेकंड कह रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी मंत्रिपरिषद संवैधानिक निकाय है।
इसमें भी आपको सत्य कथन चुन, देखो ये भी ध्यान रखा करो कि कहाँ सत्य पूछा है और कहाँ असत्य पूछा है। अगर कहीं देखो किसी सवाल में अगर असत्य पूछा है तो ये भी ध्यान रखना होता है। कभी कभी सत्य असत्य के चक्कर में भी गलत हो जाता है, तो सवाल बहुत ध्यान से पढ़िए। 50% वही चीज़ें खत्म हो जाती हैं जब आप सवाल ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 50% आपको अपनी योग्यता लगानी होती है। ध्यान से सवाल पढ़िए, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो सवाल पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है कि क्या जानना चाह रहा है। खैर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड सवाल है, तो आर्टिकल 74 यदि आप पढ़ें मेरे भाई, तो आर्टिकल 74 का सबसे पहला क्लॉज कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, ताऊ होंगे, यानी प्रधानमंत्री होंगे। मंत्री परिषद का मतलब सारे मंत्रियों की जो टीम है, केंद्र में जितने मंत्री हैं सबका जो समूह है उसी को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और ये किसको सलाह देगी, ये राष्ट्रपति को सलाह देगी, और राष्ट्रपति इसी के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। भारत देश में शासन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख यानी हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है। लेकिन क्या राष्ट्रपति ये सब अपने मन से करता है? नहीं। कुछ ऐसी बातें जो उसके विवेक की हैं। विवेक राष्ट्रपति का बेटा नहीं है, ना ही विवेक सर हैं। विवेक का मतलब है कि ऐसी शक्तियां जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर प्रयोग करता है, यानी अपनी बुद्धि से करता है, बिना किसी सलाह के करता है, वो विवेकाधीन शक्तियां या डिस्क्रेशनरी पावर कहलाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा, और मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाउंड होता है, बाध्य होता है, एक बार वापस कर सकता है। अगर दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भेज दिया तो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो राष्ट्रपति की स्थिति नाम मात्र की है, यानी नॉमिनल हेड है। वास्तविक शक्तियां किस में जाएंगी, ताऊ में, यानी प्रधानमंत्री में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जी हाँ, आर्टिकल 74 क्या कह रहा है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद होगी। तो ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, दूसरी बात, आर्टिकल 74 क्लॉज 2 में अगर आप देखेंगे तो एकदम बढ़िया से पृथक्करण, सेपरेशन स्थापित किया, लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी, और दी तो क्या दी, इसकी जांच किसी न्यायालय में नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया गया है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट कर रहे हैं। अगर हर सलाह की जांच होने लगेगी तो कार्यपालिका या सरकार काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। हर चीज में जुडिशरी का इंटरफेरेंस होगा तो एग्जीक्यूटिव वर्क नहीं कर पाएगी। इसीलिए ये लिखा गया शक्तियों का पृथक्करण स्थापित करने के लिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए, कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी, और दी तो क्या दी, इस बात की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं होगी। सवाल पर आते हैं। सवाल कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 74(2) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला, मंत्रिपरिषद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जी हाँ, मंत्रिपरिषद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 74 क्लॉज 1। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति को 75 डील करता है, मंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 75 पढ़ेंगे तो इसमें आएगा आंसर। इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन 4 सवालों में मैंने कोशिश की कि आपको 40 बातें बताई जाएं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के मध्य से शेयर भी करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसे बताइएगा भी। एक बात और समझ लीजिए कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपी पीसीएस एग्जाम, यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा स्टडी IQ परिवार आपके लिए एक प्रोग्राम चलाता है, आरंभ, और इस समय चल रहा है आरंभ 16.0। आरंभ 16.0 एक ऐसा बैच है जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बिल्कुल फ्री होता है। प्री और मेंस दोनों का सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। प्री और मेंस दोनों का सिलेबस पढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं, एक है गोल्ड आपका, ठीक है, दूसरा है प्लेटिनम। गोल्ड में क्या है, पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और मेंटरशिप दी जाती है। वहीं यदि आप प्लेटिनम परचेज करते हैं तो प्लेटिनम में प्री मेंस का सिलेबस तो चलता ही चलता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो होता ही होता है, करंट अफेयर मैगजीन तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ एक प्री का, एक मेंस का क्रैश कोर्स, एक NCERT का क्रैश कोर्स, और किताबें आपके घर पहुंचती हैं। ये डिफरेंस है। तो इन बैचेज में यदि आप इनरोल करना चाहते हैं तो इस समय हमारे यहाँ आपका 9 वर्ष आने वाला है और पुराना वर्ष बीत रहा है। इसी के उपलक्ष्य में एक सेल चल रही है जिसमें चल रहा है 50% डिस्काउंट, और 50% डिस्काउंट से भी ज़्यादा डिस्काउंट उन लोगों के लिए चल रहा है पहले 100 विद्यार्थियों के लिए। पहले 100 विद्यार्थियों के लिए जो प्लेटिनम की फीस चल रही है वो है 13,999 रुपये, और गोल्ड 7,999 रुपये।
ये अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। इतना पूरे साल नहीं रहा है, क्योंकि मैं भी यहीं पढ़ा रहा हूँ आपको बार बार। ये प्रमोशन तो मैं करता ही रहता हूँ, आप देखते ही रहते हैं ना, तो मैं प्रमोशन करता रहता हूँ, तो मुझे याद है अब तक इतना नहीं हुआ है कि प्लेटिनम 13,999 रुपये और 7,900। यदि आपके पास संसाधन है, आपको लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत है और आप अच्छे से इन संसाधनों को इकट्ठा कर सकते हैं, फीस देने के लिए आपके पास पैसे हैं, तो ज़रूर आप इनरोल करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इनरोल करेंगे? जाइए studyIQ.com पर, गूगल पे लिखिए StudyIQ। StudyIQ जब आप लिखेंगे तो यहाँ देखिए क्या लिख के आ रहा है, studyIQ.com। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में आप स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए। स्टेट पीसीएस पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा यूपी पीसीएस पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ स्टेट पीसीएस पे क्लिक किया, उसके बाद मैं गया यहाँ पर यूपी पीसीएस पर। दिख रहा है भैया यूपी पीसीएस कहीं? हाँ, ये दिख रहा है। यहाँ देखो सारे बैचेस लगे हुए हैं। आरएम 16.2 आपके सामने है। वाई नाउ पे क्लिक करेंगे। आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, ओटीपी इंटर करिएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद आप पे कर सकते हैं, सारे फीचर जान सकते हैं, डाउनलोड करके सारा फीचर पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट तब अवेल कर पाएंगे जब आप ये कोड लगाएंगे, और कोड है आपका VL लाइव। ठीक है, ये कोड अगर आप लगा देंगे तो आप डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे। अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग कोड होते हैं, मेरा भी एक कोड है, अगर आप इसे लगाएंगे तो आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, स्वस्थ रहना है।